Hello, good morning, students. Today we are going to start theme number 10, उपनिवेशवाद और देहात. उपनिवेशवाद means colonialism and the countryside. मतलब कि जो उपनिवेश था, जो इंग्लिश राज्य था जो हमारे देश में, उसका कंट्री साइड पे क्या प्रभाव पड़ा, देहात में क्या प्रभाव पड़ा, हम इस लेसन में ये पढ़ेंगे. एक्सप्लोरिंग ऑफिशियल आर्कीव्स, सरकारी अभिलेखों का अध्ययन करेंगे. इसमें ये इंट्रोडक्शन है जो मैं आपको बता रही हूँ कि इस लेसन में हम क्या क्या पढ़ेंगे. कॉलोनियल रूल मेंट फॉर द कंट्री साइड पीपल, जो अंग्रेज़ों का राज था, उपनिवेशवाद था, जो हम अंग्रेज़ों के उपनिवेशवाद में रहते थे, तो उसका देहात के लोगों के ऊपर क्या, उनके लिए क्या मतलब था उसका, देहात के लोग उसको क्या समझते थे. इसमें मैंने आपको थोड़ा सा ये ड्रा करके दिखाया है. इसमें लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, रेवेन्यू पॉलिसीज़ क्या थी, उन्हें रेवेन्यू पॉलिसीज ने कैसे लोगों को प्रभावित किया. जो अंग्रेज़ों की रेवेन्यू टैक्स पॉलिसी थी, जो उनसे कर लेते थे, उसके ऊपर उसका लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा. फिर सोर्सेज पढ़ेंगे हम इसमें कि कौन कौन से सोर्सेज है जिनसे हमें पता चलता है कि उपनिवेशवाद में देहात के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा इसका. टेल्स अबाउट दीज हिस्ट्रीज, जो सोर्सेज है वो इनकी हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, सारे के बारे में. एंड प्रॉब्लम्स फेस बाय द हिस्टोरियंस, इसको सारे को लिखते समय हिस्टोरियंस को कौन कौन सी प्रॉब्लम आई वो हमें इसमें बताएंगे. अच्छा, पीपल में क्या, कौन कौन से लोग हैं पीपल में. जमींदार ऑफ बंगाल, जो उपनिवेशवाद था, अंग्रेज़ों का राज्य था, उसमें जमींदारों, जो बंगाल के जमींदार पे, उन पे क्या प्रभाव पड़ा उसका. राजमहल हिल्स जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, हम पश्चिमी बंगाल के बारे में पढ़ रहे हैं. जैसे हमको पता है आपको कि सबसे पहले जो उपनिवेशवाद था, अंग्रेज़ों का राज था, कहाँ से शुरू हुआ था, पश्चिमी बंगाल से. तो वहाँ पे राजमहल हिल्स में जो लोग रहते थे, उनके ऊपर कौन कौन से लोग रहते थे, वहाँ पहाड़ीज रहते थे और संथाल्स रहते थे. तो इन सब के बारे में हम इस लेसन में पढ़ने जा रहे हैं. ये सारी इसकी इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताई है. अब नेक्स्ट हम पहला टॉपिक शुरू करते हैं. फर्स्ट सब टॉपिक है बंगाल एंड जमींदार. सबसे पहले बंगाल के जमींदारों के बारे में बात करेंगे हम. एज वी नो, जैसे हम जानते हैं कि जो कॉलोनियल रूल था, जो अंग्रेज़ों का रूल था, जो औपनिवेशिक शासन था, फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड इन बंगाल. जैसे मैंने अभी आपको बताया, हमने पीछे भी पढ़ा हुआ है. 1757 में, 1757 में पहले प्लासी का युद्ध हुआ था. बंगाल का जो नवाब था वो कौन था, सिराजुद्दौला. उसको हरा के फिर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ. इन दोनों युद्धों में, दोनों वॉर्स में उनको हरा के, सिराजुद्दौला के जो उसका आगे सेनापति था उसको हरा के, तो अंग्रेज़ों ने सबसे पहले जो अपना राज्य था वो कहाँ पे इस्टेब्लिश किया था, बंगाल में. तो ईस्ट इंडिया कंपनीज फर्स्ट अटैम्प्ट, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो अंग्रेज़ों की जो कंपनी थी, जो भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, इसकी सबसे पहले कोशिश ये थी टू रीऑर्डर द रूरल सोसाइटी. जो ये वो है ग्रामीण समाज है, उसको पुनर्व्यवस्थित किया जाए. एंड एस्टेब्लिश अ न्यू रेजमी ऑफ लैंड राइट्स एंड न्यू रेवेन्यू सिस्टम, और लोगों की नई व्यवस्था, भूमि संबंधी अधिकारों की नई व्यवस्था की जाए. जो भूमि में सुधार किए गए हैं उसमें नई व्यवस्था की जाए, और न्यू रेवेन्यू सिस्टम, और राजस्व प्रणाली है, जो लोगों से टैक्स लेने की प्रणाली है, जो उसको भी स्थापित करने के अंग्रेज़ों ने प्रयत्न किए. एन ऑक्शन इन वर्धमान. अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जमींदारों की कंडीशन क्या थी. उससे पता चलता है, एक थोड़ी सी स्टोरी टाइप है जी, ये हमारे लेसन के साथ लिंक करेगी सारी. वर्धमान में नीलामी की घटना, एक घटना का वर्णन किया इसमें मैंने. जो वर्धमान जो जगह थी, जो स्टेट था, जो वहाँ पे हुई थी, उसकी घटना है जी. इन 1797 देयर वॉज एन ऑक्शन, नीलामी आपको पता है ना क्या होती है. नीलामी, जब हम किसी की जो धन संपत्तियाँ दे नहीं सकते, तो वो पूरी धन संपत्ति को नीलाम कर देते हैं. जो उसकी जो वैल्यू होगी वो उससे अपने जो अमाउंट है वो उससे निकालते हैं. इन वर्धमान इट वॉज अ बिग पब्लिक इवेंट, ये एक बहुत ही बड़ी सार्वजनिक घटना थी कि किसी प्रॉपर्टी की ऑक्शन होनी. ये पहले कब हुई थी, ये 1797 में, 1797 में. अ नंबर ऑफ माहल्स. अब माहल्स क्या होते हैं, भू संपदा, जो भूमि है. जैसे आजकल हम भूमि को पैली कहते हैं लोग, या अपनी ज़मीन कहते हैं, ठीक है. तो महल कहते थे उस समय भू संपदा को. ए नंबर ऑफ महल्स हेल्ड बाय राजा ऑफ वर्धमान वर बीइंग सोल्ड.
इस नीलामी में क्या हुआ था, वर्धमान के राजा की जो जमींदारी थी, जो भू संपदा थी, उसको सोल्ड किया जा रहा था, उसको बेचा जा रहा था। ठीक है। परमानेंट, इससे पहले हमको परमानेंट सेटलमेंट के बारे में जानना पड़ेगा। इस नीलामी से करने से पहले मैं आपको परमानेंट सेटलमेंट के बारे में बताती हूँ कि ये क्या थी। ये एक रेवेन्यू सिस्टम था जो अंग्रेज़ों ने शुरू किया था बंगाल में, बंगाल, बिहार और अवध में शुरू किया था इसको, परमानेंट सेटलमेंट को। ये क्या होती है, हिंदी में इसको बोलते हैं इस्तमरारी बंदोबस्त। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, आगे लिखा हुआ मिलेगा आपको, इस्तमरारी बंदोबस्त। तो ये सिस्टम था जो इस्तमरारी बंदोबस्त। ठीक है। ये सिस्टम अंग्रेज़ों ने शुरू किया था, कहाँ पे, बंगाल में शुरू किया था। ठीक है। अब इसमें क्या था, हैड कम टू ऑपरेशन इन 1793। 1793 में ये जो शुरू किया था उन्होंने, अंग्रेज़ों ने इसको। परमानेंट सेटलमेंट मीन्स द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड फिक्स्ड द रेवेन्यू दैट ईच जमींदार हैड टू पे। परमानेंट मीन्स परमानेंटली पूरी ज़मीन के ऊपर, ज़मींदारी के ऊपर जो रेवेन्यू था वो सेट कर दिया था कि हर हालत में उस ज़मींदार ने ये जो रेवेन्यू है वो उसको हमें देना ही देना है, जो स्टेट को ये रेवेन्यू देना। परमानेंट सेटलमेंट ये नहीं कि जब ज़मीन आई, जब फसल आई, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा, पर पहले ही सेट कर दिया गया कि जितनी भी पैदावार होगी उसके ऊपर इतना इतना जो परसेंटेज उन्होंने सेट की होगी, वो परसेंटेज उनको ज़मींदार को देनी होगी, ना कि हर एक किसान से लेंगे वो। इसमें बात क्या थी, खास बात ये थी कि इसमें किसान से नहीं लेगा, जो स्टेट है वो किससे लेगा, ज़मींदार से लेगा। जो पूरी उसकी माहल है, पूरी भू संपदा है, उसके ऊपर जो किसान काम करते हैं उनसे नहीं लेगा, बल्कि ज़मींदार से लेगा। और ये सिस्टम शुरू किसने किया, मेरे पीछे लिखा हुआ है, उसमें चार्ल्स कॉर्नवालिस थे, जो गवर्नर जनरल थे। वो कौन थे, चार्ल्स कॉर्नवालिस। वो गवर्नर जनरल भी था और स्वतंत्रता संग्राम में वो सेना का कमांडर भी था वो। देयर लैंड द स्टेट ऑफ दोज हु फेल्ड टू पे द रेवेन्यू। जो जमींदार है वो रेवेन्यू देने में असफल रहेंगे, जो नहीं दे पाएंगे टाइम पे रेवेन्यू, देयर लैंड वाज ऑक्शन टू रिकवर द रेवेन्यू। उनकी भूमि को ऑक्शन नीलाम कर दिया जाएगा रेवेन्यू को लेने के लिए। सिंस द राजा हैड एक्यूमुलेटेड एरियर्स। जो राजा था, किस राजा की बात है, राजा वर्धमान। जो राजा वर्धमान था, इसकी क्या है, काफ़ी सारी जो राजस्व की रकम बारी बकाया होगी थी, और उसकी बकाया रकम को लेने के लिए उन्होंने क्या किया, उसकी स्टेट को, उसकी लैंड को ऑक्शन कर दिया कि जो उससे पेमेंट निकलेगी वो उससे रेवेन्यू ले लेंगे। सिंस द राजा हैड एक्यूमुलेटेड एरियर्स, इकट्ठे हुए थे, इसलिए वो उनसे उसकी जो स्टेट थी उसका ऑक्शन किया गया। ठीक है। आगे देखते हैं इसमें क्या है, हाउ द ऑक्शन परफॉर्म्ड। अब ऑक्शन कैसे होती है, कैसे होती थी उस समय ऑक्शन। न्यूमरियस परचेजेस केम टू द ऑक्शन। जैसे हम आज भी अगर नीलामी होगी तो ऐसा होगी, बहुत सारे खरीदने वाले लोग वहाँ पे आएंगे। तो न्यूमरियस परचेजेस केम टू द ऑक्शन। नीलामी में बहुत सारे खरीदने वाले आते हैं। एंड द स्टेट वाज सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर। जो सबसे बड़ी बोली लगाता है उसको स्टेट है, जो उसको जो ज़मीन है वो बेची जाती है। बट द कलेक्टर सून डिस्कवर्ड। वहाँ पे पर क्या हो रहा था, उसने देखा, जो कलेक्टर जो बोली लगवा रहा था उसने देखा, डिस्कवर्ड दैट द मैनी ऑफ द परचेजेस वर द सर्वेंट्स एंड द एजेंट्स ऑफ द राजा। उसने कहते कि जो परचेजर है, ज़मीन के परचेजर, वो उसी राजा की, राजा वर्धमान के नौकर हैं, जहाँ उसके एजेंट है वो उसी के लिए भूमि खरीद रहे हैं। हु हैड बॉट द लैंड ऑन द बिहाफ ऑफ द मास्टर। जो अपने मालिक के बिहाफ के ऊपर ज़मीन को खरीद रहे हैं। ओवर 90% सेल ऑफ द ऑक्शन वॉज फिक्टिशियस। फिक्टिशियस कैसे होगी, क्योंकि जिसकी ज़मीन है उसी ने उस ज़मीन को खरीद लिया कम रेट लगा के। जब बोली भी कम लगाएंगे, जब तो अपने ही बंदे चार खड़े हुए हैं तो बोली भी कम लगाएंगे। पहले ने 1000 रुपया बोला, दूसरा बंदा 1200 बोल देगा, क्योंकि बंदे तो उन्हीं उसी ज़मीन के मालिक है, इसलिए वो उन्होंने बोली भी कम पे वो चीज़ बेची गई। स्टेट वॉज पब्लिकली सोल्ड बट रिमेन्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ जमींदारी। जो राजा की स्टेट थी वो पब्लिकली तो बेची गई, देखने में तो लोगों को लगा कि खुले तौर पर बेच दी गई, पर उनकी ज़मींदार का नियंत्रण उसी राजा के पास रहा, उसी मास्टर के पास रहा। तो इससे हम क्या समझते हैं कि जो ज़मींदार थे वो अपनी ज़मीन के ऊपर कंट्रोल प्राप्त करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाते थे। तो पूरी की पूरी ज़मींदारी की सेल भी होगी और वापस उन्हीं के पास ही आगी। द प्रॉब्लम ऑफ अनपेड रेवेन्यू।
दूसरा पॉइंट हमारा है अदा ना किए गए राजस्व की समस्या। समस्या क्या थी, जो राजस्व था वो अदा क्यों नहीं किया, तो उसकी समस्या कैसे खत्म होगी ये हम देख रहे हैं। अदा ना किए गए राजस्व की समस्या, परमानेंट सेटलमेंट, फिर उसी की बात आएगी परमानेंट सेटलमेंट की, क्योंकि इसी के कारण जो जो रेवेन्यू था वो पे नहीं होता था परमानेंट के कारण। इस्तेमारी बंदोबस्त वॉज इंट्रोड्यूस इन 1793। पहले मैंने आपको बताया जी, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपको आ सकता है 1 नंबर के क्वेश्चन में, कि जो परमानेंट सेटलमेंट जहाँ इस्तेमारी बंदोबस्त किसने शुरू किया और कब शुरू किया। 1793 में बाय देन गवर्नर जनरल चार्ल्स कॉर्नवालिस। चार्ल्स कॉर्नवालिस ने उसको स्टार्ट किया टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स हैड फेस्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी टू कलेक्ट द रेवेन्यू। क्यों शुरू किया था उसने, कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेवेन्यू इकट्ठा करने में प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको दूर करने के लिए कॉर्नवालिस ने इस परमानेंट सेटलमेंट को चलाया था। इसका एक ये भी था उसको कि हर एक किसान के पास नहीं जाना पड़ेगा गवर्नमेंट को, सिर्फ एक जमींदार जो कि बहुत सारे गांव उसके अंडर होते थे, नियर अबाउट कई बार 400-500 गांव उसमें नीचे होते थे, जमींदार के नीचे, जमींदार के कंट्रोल में होते थे। तो एक जमींदार से वो ले लेंगे रेवेन्यू और बाकी किसानों के पास उनको जाना नहीं पड़ेगा। मतलब कि वो एक तरह से देखा जाए तो जमींदार उनका कलेक्टर ही हो गया, जो उनके लिए ज़मीन से टैक्स की अगवाही करेगा। बाय 1770, 1770 के दशक तक आते आते द रूरल इकोनॉमी इन द बंगाल वॉज इन क्राइसिस। जो 1770 आते आते क्या हुआ, जो रूरल इकोनॉमी थी, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजरने लगी थी, विद रिकरेंट फैमाइन्स एंड डिक्लाइनिंग एग्रीकल्चर आउटपुट्स। किस कारण रूरल इकोनॉमी खराब हो रही थी, क्योंकि एक तो बार बार अकाल पड़ रहे थे इसके कारण, और खेती की जो पैदावार थी वो भी कम होती जा रही थी। इन बातों को देखते हुए जबकि रेवेन्यू, जब अकाल पड़ गए, जहाँ खेती की पैदावार कम होगी तो रेवेन्यू भी कम मिलेगा, इसलिए चार्ल्स कॉर्नवालिस ने ये परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट की। ऑफिशियल फेल्ट, जो ऑफिसर थे वो ये सोचते थे, अधिकारी लोग ये सोचने लगे, द एग्रीकल्चर ट्रेड एंड द रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट कुड बी डेवलप्ड बाय द इनकरेजिंग बाय इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। ऑफिशियल ने ये सोचा कि एग्रीकल्चर में, ट्रेड में या रेवेन्यू रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए स्टेट को क्या करना चाहिए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा कृषि में निवेश करें, तो इसको प्रोत्साहन दिया जाए तो एग्रीकल्चर की आउटपुट बढ़ सकती है। दिस इज़ डन बाय सिक्योरिंग राइट ऑफ द प्रॉपर्टी। अब सिक्योरिंग राइट ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है कि जिस व्यक्ति के पास ज़मीन में खेती जिसपे कर रहा है, वो किसान जिस पे खेती कर रहा है, वो जो प्रॉपर्टी है वो उसी के अधिकार में आ जाएगी। कहने का मतलब ये नहीं कि जो किसान है किसी और की ज़मीन पे खेती कर रहा है, वो बल्कि अपनी ज़मीन पे उसको ऐसे अधिकार दिए जाएंगे कि वो समझे कि वो अपनी ज़मीन पे खेती कर रहा है। परमानेंटली फिक्सिंग द रेट्स ऑफ रेवेन्यू, उन्होंने ये भी सोचा कि राजस्व की जो दर है उसको परमानेंटली स्थायी रूप से निर्धारित कर दिया जाए। स्थायी पक्का ही उसको रेवेन्यू करता है। जैसे मान लो हमने जितनी पैदावार हुई उसका 20% जो सरकार को देना है, तो उसका 20% ही देना, चाहे आपकी फसल ज़्यादा हो चाहे कम हो। तो स्टेट ने ये सोच के कि उनको परमानेंट जो स्थायी रूप से उनको आता रहेगा, रेवेन्यू आता रहेगा, इसलिए उन्होंने ये परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट की। इफ़ द रेवेन्यू डिमांड ऑफ द स्टेट वॉज परमानेंटली फिक्सड देन द कंपनी कुड गेट रेगुलर फ्लो ऑफ द रेवेन्यू। और इसमें जो कंपनी ने क्या सोचा था कि अगर उनको जो परमानेंट डिमांड रेवेन्यू परमानेंट सेट कर दिया गया, अगर उनको परमानेंट फिक्स रेवेन्यू आता रहता है तो कंपनी की जो है रेगुलर फ्लो बढ़ जाएगा, इनकम का फ्लो बढ़ जाएगा। ठीक है, उनको ये नहीं होएगा कि पूंजी निवेश वो कर रहे हैं तो पर जिन्होंने जो रेवेन्यू वो तो उतना ही देना उनको। द जमींदार कुड फील श्योर ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, और जमींदार को इसमें ये फ़ायदा होगा कि वो ज़्यादा धन कमा रहा है। क्यों धन ज़्यादा कमा रहा है, क्योंकि पूंजी निवेश उसने एक बार किया, अब उसका निश्चित लाभ उसको होगा। जो सरकार को देना है वो तो 20% ही देना है। अगर वो अच्छी तरह उसमें इनपुट करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा एग्रीकल्चर में, तो ज़्यादा जो होएगा उसकी प्रोडक्ट होएगी, उसका फ़ायदा किसको होगा, ज़मींदार और उनके किसानों को होगा। तो ये सोच के उन्होंने क्या किया था, ये ऑफिशियल ने ये सोचा और इसके कारण उन्होंने ये परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट किया। इन द प्रोसेस ऑफिशियल होप दैट, इस तरीके से अधिकारियों की ये आशा थी कि दैट ह्यूमन फार्मर में छोटे किसान, ह्यूमन फार्मर्स एंड रिच लैंड ओनर्स हु वुड हैव द कैपिटल एंड
एंटरप्राइज टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर। ये जो छोटे किसान हैं, जब उनके पास धन रहेगा, उनके पास अपने पास कृषि के सुधार करने के लिए पूंजी और उद्यम दोनों होंगे, तो एग्रीकल्चर की इम्प्रूवमेंट ज़्यादा होगी। ऑफिशियल का ये विचार था जब ये उन्होंने परमानेंट शुरू किया। नर्चर बाय द ब्रिटिश दिस क्लास वुड आल्सो बी लॉयल टू देयर कंपनी। इसका एक और भी फ़ायदा उनको लगा कि अगर हम इस क्लास कौन सी क्लास, किसानों की क्लास है या ज़मींदारों को अगर वो नर्चर करेंगे, अगर वो उनका पालन पोषण करेंगे, उनको प्रोत्साहन देंगे, तो ये लोग उनकी तरफ लॉयल होंगे। लॉयल मीन्स अंग्रेजी सरकार की तरफ से वफादार रहेंगे। अंग्रेज़ों ने ये भी इसके लिए सोचा हुआ था, इसलिए उन्होंने ये परमानेंट को शुरू किया। एक तो ये इसमें 3 पॉइंट्स हो गए। अगर आपसे ये क्वेश्चन आता है कि परमानेंट क्यों शुरू किया गया, इसलिए किया गया क्योंकि एक तो ये उनको लगा कि हमारा रेवेन्यू, जो डिमांड है रेवेन्यू की, वो परमानेंटली हमारे पास आती रहेगी। दूसरी बात है, जो जमींदारों के पास जो बाकी धन बचेगा, पूंजी निवेश बचेगा जो उनके पास, वो एग्रीकल्चर में लगाएंगे और तो आउटपुट का इसमें बढ़ेगा। तीसरा उनको ये लगा कि हम अगर इन लोगों को नर्चर करेंगे, इनका पालन पोषण करेंगे या इनका प्रोत्साहन करेंगे, इनको प्रोत्साहित करेंगे, तो ये लोग अंग्रेजी कंपनी के प्रति वफादार रहेंगे। तो अंग्रेजों ने ये सोच के सारा इसको किया था। वट वॉज द प्रॉब्लम? अब प्रॉब्लम क्या थी? द प्रॉब्लम क्या, इसको करने में क्या प्रॉब्लम आई? प्रॉब्लम ले इन द आइडेंटिफाइड द इंडिविजुअल्स हु कुड बोथ इम्प्रूव एग्रीकल्चर एंड कॉन्ट्रैक्ट टू पे द फिक्स रेवेन्यू टू द स्टेट। अब ये प्रोग्राम तो सारा बना दिया परमानेंट में। अब प्रॉब्लम ये आई थी कि कौन से ऐसे लोग हैं, कौन से जिम्मेदार जिनको आइडेंटिफाई किया जाए, जिनको पहचाना जाए, हु कुड बोथ इम्प्रूव एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर को भी इम्प्रूव करें और उनको रेवेन्यू भी स्टेट को दे दें। ये नहीं कि रेवेन्यू बचा लिया, एग्रीकल्चर को फिर नहीं इम्प्रूव किया, पर एक एग्रीकल्चर को भी इम्प्रूव करें और वो उसको कंपनी को भी देते रहें, साथ साथ रेवेन्यू देते रहें। ठीक है। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिबेट अमंग द कंपनी ऑफिशियल्स, द परमानेंट सेटलमेंट वॉज मेड विद द राजास एंड द तालुकदार्स ऑफ द बंगाल। ये जो सारी सोच विचार के बाद उन्होंने क्या किया, ये सोचा कि जो राजा मीन जो जमींदार है, उसमें जमींदार को राजा भी कहते थे। राजा जब तालुकदार वो होते थे जो बड़े बड़े किसान होते थे, जो गांव के बड़े बड़े किसान थे, उनको क्या बोलते थे? ये आपको आ भी सकता है, तालुकदार कौन होते थे? जो बड़े किसान होते थे, रिच किसान होते थे, उनको तालुकदार कहते थे। तो अंग्रेजी सरकार ने, ऑफिशियल ने ये सोचा कि अगर हम इस चीज़ का, इस जो टैक्स है, जो रेवेन्यू कलेक्शन का काम है, वो हम राजाज को दे दें या तालुकदार, दोनों को दे दें, तो परमानेंट सेटलमेंट हमारी हो सकती है, हमारे पास रेगुलर रेवेन्यू आ सकता है। दे वर नाउ क्लासिफाइड एज जमींदार्स। अब चाहे वो राजाज थे चाहे तालुकदार थे, उनको क्या कहना शुरू कर दिया? जमींदार्स। एंड दे हैड टू पे द रेवेन्यू दैट वाज फिक्स्ड। और जो फिक्स परमानेंट सेटलमेंट में, इस्तेमारी बंदोबस्त में जो रेवेन्यू, जो राजस्व फिक्स किया गया है, वो जमींदार की ड्यूटी है, वो उनको स्टेट को देगा। द कंपनी फिक्स द टोटल डिमांड ओवर द एंटायर स्टेट हुज रेवेन्यू जमींदार हैड टू पे। कंपनी ने क्या किया? पूरी स्टेट के ऊपर, पूरी स्टेट में जमींदार के अंडर चाहे 400 गाँव है, 500 गाँव हैं, पूरे उनके ऊपर जो है वो डिमांड है, जो वो सेट कर दी कि आपने हमें इतने पैसे देने हैं, इतना टैक्स, इतना रेवेन्यू देना है, इसमें से ये आपकी जिम्मेदारी है। द जमींदार कलेक्टेड रेंट फ्रॉम द डिफरेंट विलेजेस। जमींदार का क्या काम था? वो डिफरेंट विलेजेस में जाके वहाँ से रेवेन्यू इकट्ठा करता एंड पेड द रेवेन्यू टू द कंपनी एंड रिटेन द डिफरेंस एज इनकम। वो क्या करता था कि जमींदार सारे, जहाँ से सारे विलेजेस में, सारे गांव में से जाके उन्होंने टैक्स इकट्ठा किया, जितना परमानेंट सेटलमेंट में डिमांड सरकार ने, स्टेट ने रखी है, जहाँ जितनी ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिमांड रखी है, वो उसको अदा करके जो डिफरेंस होता था उसका, वो उसको उसकी अपनी इनकम हो जाती थी। ठीक है, इसमें ज़मींदार को भी फ़ायदा हुआ और इसमें उसको भी, उनको परमानेंट मिलना शुरू हो गया और इसमें इसको भी फ़ायदा हुआ। इन टर्म्स ऑफ दिस सिस्टम, अगर हम इस सिस्टम के बारे में बात करें, द जमींदार्स वॉज नॉट अ लैंड ओनर्स इन द विलेज। जमींदार गांव की जो विलेज था उसमें वो लैंड ओनर नहीं थे, बट अ रेवेन्यू कलेक्टर ऑफ द स्टेट। अब वो उस जमीन के लैंड ओनर किसको बना दिया? छोटे किसानों को, जिनके पास ज़मीन थी उन्हीं को उन्होंने बना दिया, ओनर बना दिया। और जो वो सिर्फ उसकी भूमिका क्या रह गई? रेवेन्यू कलेक्टर की, जिसने सिर्फ राजस्व इकट्ठा करके सरकार को देना है, वो उसकी भूमिका उसमें हो गई परमानेंट सेटलमेंट में। जमींदार हैड सेवरल एज मैनी एज, जैसे 400, जैसे मैंने आपको बताया कि विलेजेस अंडर देम,
एक जिम्मेदार के अंडर कम से कम कई बार 400 गांव भी होते थे। इन कंपनी कैलकुलेशन द विलेज विद इन वन जिम्मेदारी फॉर्म्ड वन रेवेन्यू स्टेट। अगर अब उसको कंपनी के हिसाब से देखा जाए तो जो एक जिम्मेदारी है वो रेवेन्यू क्या उनका स्टेट का एक रेवेन्यू था, एक जिम्मेदारी और एक रेवेन्यू फॉर द ऑफ द स्टेट। तो ऐसे इन्होंने ये परमानेंट सेटलमेंट की। इसका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको 2 मार्क्स में 4 मार्क्स में भी आ सकता है। परमानेंट जो सेटलमेंट है क्यों स्टार्ट की गई, क्यों शुरू किया, किसने शुरू किया और कब शुरू किया, ये 4 क्वेश्चन है। इसमें छोटे छोटे एक एक क्वेश्चन में भी आ सकता है बच्चे, और इसमें फुल क्वेश्चन भी आ सकता है 5 मार्क्स का कि किसने शुरू किया और इससे क्यों शुरू किया गया। ठीक है, मैं इसके आपके 4-5 पॉइंट बता दिए। क्योंकि रेवेन्यू उनको, जो सरकार को, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको रेवेन्यू इकट्ठा करने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए उन्हें अपने रेवेन्यू की डिमांड को परमानेंट करने के लिए तो ये जो है परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट किया गया। ये आपका एक क्वेश्चन है, इसमें कई क्वेश्चन बन सकते हैं, 3-4 क्वेश्चन मैंने आपको एंड में इसके दिए हुए हैं क्वेश्चन बेटा, आप उनमें से देख के क्वेश्चन करोगे तो आपको सारे क्वेश्चन तभी साथ साथ याद हो जाएंगे। वाई जमींदार डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट्स। अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जमींदार कई बार राजस्व की राशि का भुगतान नहीं करते थे, क्यों नहीं करते थे। अब उनके आगे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती थी, जो जमींदार है राशि का भुगतान टाइम पे नहीं कर पाते थे, या कई बार करते नहीं थे, राशि का भुगतान कई बार करते नहीं थे वो। वाई जमींदार डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट्स। देयर वर मैनी रीजन्स इन अर्ली डिकेड्स आफ्टर द परमानेंट सेटलमेंट। जब 1793 में ये स्टार्ट हुई परमानेंट सेटलमेंट, तो बहुत सारे जो शुरू के डिकेड से पहले 10 साल थे जैसे, तो बहुत सारे रीज़न थे जिस कारण जमींदार रेगुलरली फेल्ड टू पे रेवेन्यू डिमांड एंड अनपेड बैलेंसेज एक्यूमुलेटेड। तो क्या था कि जो जमींदार थे वो रेगुलरली पे नहीं कर पाते थे, और उनके जो रेवेन्यू डिमांड, उनके अनपेड जो ना दिया हुआ धन था वो इकट्ठा होता रहता था, जो उनकी जो बकाया होता था वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। ठीक है, कई बकाया, इसकी जो बकाया की रकमें थी वो बढ़ती जाती थी, ऐसे उनकी बहुत सारा इकट्ठा हो जाता था। द इनिशियल डिमांड्स, अब हम रीज़न बताएंगे कौन कौन से रीज़न थे जिसके कारण उनकी डिमांड इससे बढ़ती जाती थी। जमींदार की सफलता के कई कारण थे जो वो दे नहीं पा रहे थे। इनिशियल डिमांड्स वर वेरी हाई, प्रारंभिक मांग ऊंची थी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिमांड सेट की थी, मान लो 30% की है या 40% की है, जितनी पूरी प्रोडक्शन है, तो वो क्या होता था, वो बहुत ज़्यादा हाई थी। इनिशियल डिमांड्स वर वेरी हाई। द रेवेन्यू डिमांड वाज फिक्स्ड फॉर ऑल द टाइम टू कम। जो रेवेन्यू डिमांड था वो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कहता, आने वाले हर समय के लिए उसको सेट कर दिया था कि अगर आपकी चाहे फसल होती है, उपज होती है या नहीं होती, अगर ज़्यादा होती है तब भी, अगर नहीं होती तब भी, तो आपको जो रेवेन्यू है वो देना ही देना होगा। द कंपनी वुड नेवर बी एबल टू क्लेम अ शेयर ऑफ द इंक्रीज्ड इनकम। जो कंपनी है वो कभी भी, जो बढ़ गई इनकम है, मान लो किसी की बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रोडक्ट हुई है, पर टैक्स उसको उतना ही देना पड़ेगा। फ्रॉम लैंड व्हेन प्राइसेज इंक्रीज्ड, जब जो प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी, कंपनी ने इसलिए सेट किया था कि मान लो आने वाले समय में प्राइस कम इंक्रीज हो जाती है, तो उस आने वाले समय को देख के कंपनी ने बहुत सारा जो है डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हाई रख दी। टू मिनिमाइज दिस लॉस कंपनी पैक्ड द रेवेन्यू डिमांड हाई। इस कमी को, इस लॉस को पूरा करने के लिए जो कंपनी ने था डिमांड ही बहुत ज़्यादा रख दी, जो कि कई किसान इस डिमांड को पूरा नहीं कर सकते थे। कहने का मतलब उपज कम हुई है तभी उनको 40% देना ही होगा, पर उतनी उपज होती नहीं थी जितना उनको देने के लिए डिमांड रखी गई थी। पर कंपनी ने क्यों रखी थी कि हो सकता है आने वाले समय में प्राइस बढ़ जाए, उसको सेट करने के लिए, उस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए कंपनी ने पहले ही हाई डिमांड रखी। तो इसलिए जो जमींदार थे उनको ये डिमांड्स पूरी करनी बड़ी मुश्किल थी। This high demand was imposed in 1790s, a time when prices of agriculture produce were depressed. ये जो डिमांड थी तब रखी गई, मैंने आपको बताया ना 1793 में रखी गई। उस समय जो एग्रीकल्चर की प्रोड्यूस की कीमतें थी बहुत कम थी। मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर रॉयत्स। रॉयत कौन होते हैं, अब ये भी आपको आ सकता है, रॉयत क्या होते हैं। रॉयत होते हैं छोटे किसान, छोटे किसानों को क्या बोलते हैं, रॉयत्स। टू पे देयर ड्यूज टू जमींदार, सो हाउ कुड जमींदार पे टू द कंपनी। जो छोटे किसान थे वो जो डिमांड रखी थी उसको पूरा नहीं कर पाते थे, क्योंकि उस समय पे एग्रीकल्चर की जो कीमतें थी वो बहुत कम थी। इसलिए किसान जो उनको ज़मींदार को नहीं दे सकते थे। जब किसान ज़मींदार को टैक्स नहीं देंगे, रेवेन्यू नहीं देंगे, तो ज़मींदार कंपनी को कैसे पे कर सकता है।
रेवेन्यू वॉज इनवेरिएबल रिगार्डलेस ऑफ हार्वेस्ट एंड हैड टू बी पेड पंक्चुअली। अब रेवेन्यू वॉज इनवेरिएबल, अब इनवेरिएबल कैसे कि मान लो किसी की जो उत्पादन है एग्रीकल्चर पे ज़्यादा हुआ है और किसी का कम हुआ है, पर टैक्स क्या देना पड़ेगा, रेवेन्यू क्या देगा, सबको बराबर देना पड़ेगा जितना उसने रखा हुआ है, रिगार्डलेस ऑफ हार्वेस्ट के फसल हुई है या नहीं हुई, इसको ध्यान में ना रखते हुए फिर भी उनको टैक्स देना पड़ेगा। एंड हैड टू बी पेड पंक्चुअली, और ये भी है कि जिस टाइम पे टाइम रखा हुआ उसी पे उसको पे करना है, वो उसके ज़्यादा देर नहीं कर सकते उसको। इनफैक्ट इसका मतलब क्या, अकॉर्डिंग टू सनसेट लॉ, सनसेट लॉ का मतलब क्या है, इफ़ पेमेंट डिड नॉट कम बाय सनसेट ऑफ स्पेसिफाइड डेट, अगर जो पेमेंट है, रेवेन्यू पेमेंट है, अगर उससे जिस दिन जो डेट रखी है उसके सनसेट, सूर्य के छुपने के तक नहीं मिलती, द जमींदारी वॉज ऑक्शनड, अगर जमींदार उस डेट तक सूर्य छुपने से पहले नहीं देता तो उसे क्या, उसकी क्या होगी, ज़मीन की उसकी क्या हो जाएगी, ऑक्शन हो जाएगी, उसकी नीलामी हो जाएगी। इसे बोलते हैं सनसेट लॉ, कि सूर्य छुपने से पहले पहले जिस दिन डेट स्पेसिफाई कर दी उसको जिम्मेदार को देना होगा। रेवेन्यू वॉज इनवेरिएबल एंड रिगार्डलेस ऑफ हार्वेस्ट, फसल हुई है या नहीं हुई इसको ध्यान में नहीं रखा जाएगा, बल्कि उनको जो टैक्स है वो देना ही पड़ेगा, चाहे वो फसल हो या ना हो, इसको ध्यान में नहीं रखा गया। द परमानेंट सेंटर लिमिटेड द पावर्स ऑफ जमींदार्स, एक बात और भी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि जमींदार को इकट्ठा करने के लिए सारे किसानों से पावर तो चाहिए, फिर तो किसी के पास पावर नहीं होगी तो वो कैसे टैक्स इकट्ठा कर सकता है। तो परमानेंट सेटलमेंट के द्वारा जमींदार की जो पावर्स थी वो लिमिटेड कर दी गई। टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द रॉयत एंड मैनेज हिज जमींदारी, उसकी जमींदारी को मैनेज, इतनी बड़ी जमींदारी को 400 गांव की जमींदारों को मैनेज करने के लिए उसके पास पावर तो चाहिए, अगर उसके पास पावर नहीं है तो वो कैसे मैनेज करेगा। तो परमानेंट सेटलमेंट के साथ जमींदारों की पावर को भी ख़त्म कर दिया गया। सबड्यू जमींदार अथॉरिटी एंड रिस्ट्रिक्ट देयर ऑटोनॉमी, जमींदार सत्ता के वश में रखना चाहती थी, जो अंग्रेज थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो जमींदारों को अपनी सत्ता, अपनी पावर के वश में रखना चाहते थे और उनकी स्वायत्तता को सीमित करना चाहते थे। स्वायत्तता मीन्स जो उनका सेल्फ पावर है, जो उनकी, जो किसानों के पास पावर थी उसको वो सीमित करना चाहते थे। इस कारण के उन्होंने क्या किया, जमींदारों की, इसमें एक क्वेश्चन और भी बनता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदारों की पावर को कैसे कम कर दिया, क्यों कम कर दिया, कैसे कम कर दिया, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये तो प्रॉब्लम है ही है, ये क्वेश्चन तो है ही आपके पास है कि जमींदार रेवेन्यू देने में देर क्यों करते थे। तो उसके तो ये पॉइंट्स हो गए, एक तो इनिशियल डिमांड हाई थी, दूसरा हाई डिमांड अपोज्ड एट दैट टाइम, देन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वर डिप्रेस्ड, कीमतें कम थी, और रेवेन्यू वॉज इनवेरिएबली, इफ़ देयर इज़ हार्वेस्ट प्रोड्यूस आर गुड और बैड देन ही हैज़ टू पे द रेवेन्यू, उसे फिर भी रेवेन्यू देना पड़ेगा। तो ये भी बात वो गलत थी, सनसेट लॉ था कि सनसेट तक उसको देना पड़ेगा जमींदार को। परमानेंट सेटलमेंट ने लिमिटेड कर दी थी पावर ऑफ जमींदार्स, जमींदारों की शक्तियों को कम कर दिया था, क्योंकि शक्ति के बिना इतने सारे गाँव में से जो रेवेन्यू वो इकट्ठा करना मुश्किल था। टू कंट्रोल जमींदार्स, वो आगे जो मैं आपको बता रही थी कि जमींदार को कंट्रोल करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, द कंपनी डिसबैंडेड देयर ट्रूप्स, क्योंकि जमींदारों के पास पहले ट्रूप्स समझते हो ना, सेना भी होती थी, छोटी छोटी टुकड़ी सेना की होती थी। क्यों होती थी, क्योंकि इतने सारे गांव में जाके उन्होंने इकट्ठा करना है, तो कोई पावरफुल जो पुलिस है वो तो उनके पास, जहाँ आर्मी तो उनके पास होनी चाहिए। कस्टम ड्यूटीज एबॉलिश्ड, जो कस्टम ड्यूटीज थी वो एबॉलिश कर दी उन्होंने। एंड देयर कचहरीज कोर्ट ब्रॉट अंडर द सुपरविजन ऑफ द कलेक्टर अपॉइंटेड बाय द कंपनी, जो उनकी कचहरीज थी पूरे के पूरी, जो जिसमें वो न्याय व्यवस्था करते थे, और कचहरियों को कंपनी द्वारा नियुक्त कलेक्टर जो है वो उसको उसके ऊपर निगाह रखेगा, उसकी देख रेख में रख दिया गया। अब कंपनी का कलेक्टर ही देख रेख करेगा तो जो जमींदार है वो कैसे अपनी कचहरी में काम चलाएंगे, कैसे वो कलेक्ट कर सकते हैं अपना रेवेन्यू। जमींदार्स लॉस्ट देयर पावर टू ऑर्गेनाइज लोकल जस्टिस एंड लोकल पुलिस, जमींदारों की ये भी अधिकार ले लिया कि वो लोकल पुलिस को और लोकल जस्टिस मीन्स कोर्ट्स के ऊपर उनका कोई अधिकार नहीं रह गया, उनकी ये पावर भी खत्म, और इस पावर के बिना वो रेवेन्यू इकट्ठा नहीं कर सकते थे। इसलिए रेवेन्यू जो देने में उनको देर हो जाती थी, क्योंकि जिस गांव में जाएंगे अगर पावर ही नहीं है, जाके वैसे जमींदार मांगेगा तो आप लोग जानते हैं कि कौन उसको ऐसे रेवेन्यू देगा, सब बहाने करेंगे, अभी हमारे पास नहीं है, ये नहीं है,
तो इसलिए जमींदार उनको क्या है वो दे नहीं सकता था। बाय टेकिंग अवे पावर ऑफ जमींदार्स इट वॉज डिफिकल्ट टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द विलेज। जो मैं आपको बात बता रही हूँ वही कि उनके लिए इकट्ठा करना बहुत मुश्किल था। सम टाइम रॉयल्स डेलिबरेटली डिलेड पेमेंट्स। कई बार तो जो किसान होते थे कई बार जानबूझकर भी वो देने से वो मना करते थे, मतलब कि अधिकारियों को पेमेंट देने से मना कर देते। सम टाइम बैड हार्वेस्ट, कई बार ऐसा भी होता था कि उनकी फसल नहीं हुई होती थी। एंड लो प्राइसेस मेड पेमेंट्स ऑफ ड्यूज डिफ़िकल्ट फॉर द रॉयल्स। और कई बार बहुत नीची कीमतें होती थी जहाँ फसल नहीं बहुत कम हुई है, तो इसलिए डिफ़िकल्ट होता था रॉयल्स के लिए टैक्स देना या रेवेन्यू देना। रिच रॉयल्स एंड द विलेज हेडमैन। रिच रॉयल्स कौन थे, मैंने बताया था अभी आपको। रिच रॉयल्स को क्या बोलते हैं, तालुकदार्स। जो तालुकदार थे रिच रॉयल्स से। एंड विलेज हेडमैन जोतेदार्स एंड मंडाल्स वर ओनली टू हैप्पी टू सी जमींदार इन ट्रबल। क्योंकि जब उनको टैक्स नहीं मिलता था अपने जमींदार को, तो जो बड़े लोग गांव के रिच रॉयल्स होते थे, तालुकदार होते थे, जहाँ विलेज का हेडमैन होता था, जोतेदार होते थे, तो वो सारे बड़े खुश होते थे जमींदार को प्रॉब्लम में देख के। द जमींदार कुड देयर फॉर नॉट ईजली एसर्ट हिज पावर ऑन दैम। क्योंकि जमींदार उनके ऊपर अपनी पावर का प्रयोग नहीं कर सकता था। जमींदार कुड प्रोसिक्यूट डिफॉल्टर्स बट ऑल पावर्स ऑफ कोर्ट्स वर कंसंट्रेटेड बाय द ब्रिटिश। जमींदार कर सकता था, वो उनके ऊपर पावर प्रयोग कर सकता था, कोर्ट्स में लाके उनके ऊपर केस कर सकता था, बट ये सारे किसके अंडर थे, अंग्रेजों ने अपने कंट्रोल में कर लिए थे, इसलिए वो ऐसा भी नहीं कर सकता था। सो देयर आर ऑल रीजन्स above mentions, all reasons are the reasons that जमींदार्स could not pay revenue in time। ये पूरा एक प्रॉपर क्वेश्चन है कि जमींदार क्यों नहीं दे सकते थे। और इसके बीच में एक और भी क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो कंट्रोल है जमींदार्स को कैसे कंट्रोल में किया। तो ये सारे पॉइंट, दोनों जो पॉइंट्स हैं वो इसी क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपकी क्या है, एक अटेम्प्ट करने की वो चाहिए आपको। ये नहीं कि कोई क्वेश्चन है सारा उसमें बीच लिख देंगे हम, सारा नहीं लिखना। जितना पूछा जाता है उसमें सारा उसी के हिसाब से इसमें से बीच में से निकाल के आपने आंसर देना होता है, ठीक है। फिर ही आपके मार्क्स आए। अगर आप सारा लिख दोगे तो भी वो ठीक नहीं लगता, पढ़ने वाला कहता है कि इसको समझ तो आई नहीं है, सारे का सारा इसने उतार दिया, ठीक है। तो आपने ये क्वेश्चन ऐसे करने हैं, दोनों क्वेश्चन की आपको समझ होनी चाहिए कि जमींदार को कंट्रोल कैसे किया और जमींदार डिले क्यों करते थे। नेक्स्ट अब मैं इसमें से असाइनमेंट दे रही हूँ आपको। हाउ डिड जमींदार्स मैनेज टू रिटेन कंट्रोल ओवर देयर जमींदारीज। सबसे पहली बात है, जमींदार्स अपने जमींदार को कंट्रोल करने के लिए जमींदार अपनी भूमि की जमींदारी को कैसे अपने कब्जे में रखते थे। जो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, पहला पॉइंट हमने किया था वर्धमान की नीलामी, के जो नीलामी होती थी वो अपने लोग उसके खरीद लेते थे, तो अपनी जमींदारी को बचा लेते थे। हु इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल एंड व्हेन। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बड़ी अच्छी लगा, 2 बार हो गया ये क्वेश्चन कि बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में, इस्तमरारी बंदोबस्त, किसने और कब शुरू किया। ठीक है, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये आपको याद भी हो गया होगा सुन के आप इतनी देर में। वाई वर द स्टेट ऑफ द जमींदार्स ऑक्शनड इन द कॉलोनियल बंगाल। औपनिवेशिक बंगाल में जमींदारों की भू संपदाएं क्यों नीलाम की जाती थी। अब देखो ये क्वेश्चन इसने उल्टा के पा दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि जमींदार क्यों देर कर देते थे, जमींदार रेवेन्यू देने में देरी क्यों कर देते थे, क्यों नहीं वो दे पाते थे। इन्होंने क्वेश्चन क्या डाला कि औपनिवेशिक बंगाल में जमींदारों की भू संपदाएं क्यों नीलाम कर देती थी। आंसर तो वही आएगा क्योंकि वो देरी कर देते थे। देरी क्यों करते थे, फिर हम इसे इसके रीज़न लिखेंगे। व्हाट वाज परमानेंट सेटलमेंट। अब इसको अपने अलग से एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, इस्तमरारी बंदोबस्त क्या है। तो ये मैंने आपको समझाया सारा, पहले उन्होंने क्यों लागू किया, इसमें क्या था, फिर से बता दूं। परमानेंट सेटलमेंट में कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ज़मींदारों के साथ परमानेंट सेटलमेंट कर ली थी कि आपने पूरी फसल में से इतने % हमें देना है, ठीक है। तो बाकी जो उनको ज़्यादा भी, अगर उनको प्रॉफिट ज़्यादा होता है तो वो उसको अपने पास रख सकते हैं। What steps were taken by the East India Company to control the जमींदार्स and to restrict their autonomy। उनकी जो पावर थी उसको कम करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदारों की सत्ता और स्वायत्तता को वश में रखने के लिए कौन कौन सी कदम उठाए। ये मैंने अभी आपको बताया। उनके ट्रूप्स को डिसबैंड कर दिया, उनकी जस्टिस कोर्ट्स थी उनको ख़त्म कर दिया,
पुलिस के ऊपर अधिकार नहीं कर सकते, वो पुलिस को नहीं तैनात कर सकते। तो सारे इन तरीक़ों से ऐसे उनकी पावर को ख़त्म कर दिया। बाय जमींदार्स वर डिफॉल्टेड ऑन द रेवेन्यू पेमेंट्स। ये मैंने दोबारा क्वेश्चन दे दिया आपको, इसमें भी यही आंसर आएगा और एक ये भी इसमें यही आएगा। इसको अपने लिखने में स्टार्ट करने में थोड़ा सा फर्क आएगा कि औपनिवेशिक बंगाल में जमींदारों की भू संपदाएं इसलिए नीलाम हो जाती थी क्योंकि वो रेवेन्यू को समय पर नहीं दे पाते थे। तो ये इसमें सीधा ही है, राजस्व राशि के भुगतान में क्यों चूक कर देते। कारण बताओ कि क्यों, कारण किस कारण वो अपनी जो भुगतान है वो दे नहीं सकते थे। तो ये आपका पूरा एक पार्ट हो गया हमारा ये। तो एक पार्ट का भी अब आधा हुआ है, दूसरा थोड़ा सा बड़ा है, इसके पार्ट्स हैं। वैसे तो हमारे इस लेसन में से काफ़ी पार्ट है वो डिलीट हो गया इस एग्ज़ाम में। तो ये जो मैंने आपको एक इसकी वीडियो और बनेंगे अभी, जो मैं आपको अभी भेजूँगी आपको इसके साथ ही। एक बात मैं आपको और बता दूँ कि इस लेसन्स को 2 लेसन हमारे रहते हैं, बस इनको पूरा करने के बाद 2 नहीं 1 1 ही रहता है। तो उसको पूरा करने के बाद मैं आपको रिवीजन कराऊंगी। रिवीजन में आपको ये होगा कि क्वेश्चन को अपने अटैम्प्ट कैसे करना है। हमने सारे क्वेश्चन लिख तो लिए, पर उनको अटैम्प्ट कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगी रिवीजन के क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन को लेके कि ये क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकता है, कैसे कैसे ये क्वेश्चन आ सकता है और कैसे कैसे हम इसका आंसर दे सकते हैं। वो मैं आपको रिवीजन की जो वीडियोज़ बनाऊँगी मैं उसमें आपको बताऊँगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।